ये क्या है? बस कागज, कॉटन फाइबर, थोड़ी सी इंक और सरकारी मुहर। इसी तरह का कागज जो तुम्हारे घर में पड़े रहता है, धूल खाता रहता है और कोई उठाता भी नहीं। लेकिन अगर इसी कागज को ऐसा बना दिया जाए तो उस एक कागज के लिए एक आदमी रोज अपनी पूरी जिंदगी दे देता है। रामू काका रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, धूप में झलते हैं, पूरा दिन खेत में लगाते हैं और शाम को उन्हें मिलते हैं 200 रुपये। वही 200 रुपये जो उसकी बेटी की स्कूल फीस के लिए भी काफी नहीं है। तो एक चीज बताओ, जो चीज रामू काका को इतनी तकलीफ से मिलती है वो है क्या? बस एक छपा हुआ कागज। बस ये एक कागज इतना वैल्यूएबल है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। आखिर उसकी वैल्यू आती कहां से है? आज हम उसी राज को तोड़ेंगे और समझेंगे पैसा क्या होता है। चलो टाइम मशीन में बैठते हैं। आज से 5000 साल पहले कोई बैंक नहीं, कोई नोट नहीं। तुम एक छोटे से गांव में रहते हो, तुम्हारे पास है गेहूं, पड़ोसी के पास है दूध। तो क्या करते हो? सिंपल, पड़ोसी के पास जाते हो, तुम गेहूं देते हो, वो दूध देता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई रिसीट नहीं, बस भरोसा, रिश्ता, कम्युनिटी। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन फिर गांव बड़े हुए, शहर बने, लोग बढ़े, अनजाने बढ़े और अब तुम्हें उसी अनजाने आदमी के साथ डील करनी थी जिसे तुम जानते भी नहीं। तुम जाते हो एक आदमी के पास, वह गाय पालता है। तुम कहते हो 1 किलो गेहूं दूंगा, 1 लीटर दूध मिलेगा। वो मुस्कुराता है, फिर कहता है गेहूं नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। बस डील खत्म, बात खत्म। हाथ में गेहूं है और पूरे शहर में घूम रहे हो, कोई नहीं ले रहा, कोई डील नहीं हो रही। ये थी उस जमाने की सबसे बड़ी तकलीफ। दो अनजान लोग, दोनों के पास कुछ है, दोनों को कुछ चाहिए, लेकिन एक दूसरे से नहीं। इकोनॉमिस्ट ने इसका एक बड़ा सा नाम दिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सिंपल हिंदी में, एक ही वक्त, एक ही जगह दोनों की जरूरत एक दूसरे से मिलनी चाहिए, तभी डील होगी। और ऐसा होना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में दुनिया ने एक बिल्कुल नई चीज खोजी जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं। लोग एक जुगाड़ चाहते थे, कुछ ऐसा जो सबको काम आए, खराब ना हो, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू हो, और वो चीज मिली कौड़ी। हाँ सीरियसली, इंडिया में, अफ्रीका में, चीन में सालों तक कौड़ी ही पैसा था। उसी कौड़ी से लोग शॉपिंग करते थे, खाना खरीदते थे, वैसे संभालते थे जैसे आज हम 500 का नोट संभालते हैं। एक जमाना था जब कौड़ी से दुनिया चलती थी। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई। कौड़ी समुद्र में मिलती थी, मतलब जो भी समुद्र के पास रहता वह खुद जाकर ढूंढ सकता था, जितनी चाहिए, जब चाहिए। और हुआ यही, यूरोप से बड़े बड़े जहाज निकले, अफ्रीका पहुंचे, उन्हें कुछ खरीदना था अफ्रीका से, और अफ्रीका की करेंसी कौड़ी थी। तो यूरोपियनों ने सोचा अगर कौड़ी ही पैसा है तो क्यों ना हम इंडियन ओशन से कौड़ी लाए। उन्होंने हजारों लाखों कौड़ियां भर ली अपने जहाजों में और वेस्ट अफ्रीका में उतार दी। सोचो उस दिन का सीन, कल तक जिस कौड़ी के लिए लोग मेहनत करते थे, आज वो रास्ते में बिखर गई थी। मार्केट में इतनी कौड़ियां आ गईं कि उनकी वैल्यू बहुत गिर गई। लोग हैरान थे, उनका पैसा जिसमें उनका भरोसा था रातों रात बेकार हो गया था। क्योंकि इकोनॉमी का एक रूल होता है, जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। कौड़ी फेल हो गई और अब सबको कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो कोई भी यूं ही ढूंढ ना सके, कुछ ऐसा जिसका वैल्यू फिक्स हो, कुछ एडवांस्ड। और इसी जरूरत से जन्म लिया एक नई करेंसी ने। 600 BC पूर्व आज के टर्की में एक पावरफुल राजशाही थी जिसका नाम था लिडिया। उन्हें एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया आया, सोना और चांदी को करेंसी के तौर पे यूज करो। क्योंकि सोना रेयर था, हर कोई नहीं पा सकता था, और सोना हर जगह वैल्यू रखता था, इंडिया हो या रोम। तो उन्होंने बनाए पहले स्टैम्प्ड कॉइन्स जिसमें राजा की मुहर होती थी। इसका मतलब था ये जेन्युइन है, ट्रस्टेड है और इसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। अब आओ इंडिया, यहाँ भी यही हुआ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। भारत में पहले से अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से चांदी के टुकड़े यूज करते थे चीजें खरीदने के लिए। सिक्के थे लेकिन अनऑफिशियल, कुछ ही लोगों के बीच चलते थे। कई छोटे इलाकों में अलग वजन, अलग डिजाइन, एक बड़ा कैओस था। कोई एक ट्रस्टेड सिस्टम नहीं था जो सबके लिए सेम हो। फिर आए चाणक्य, वही अर्थशास्त्र वाले चाणक्य। उनका काम था इस पूरे बिखरे हुए केओएस को एक सिस्टमैटिक नेशनल करेंसी सिस्टम में कन्वर्ट करना। उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में पूरी मॉनेटरी पॉलिसी लिखी। हर सिक्के का वजन क्या होगा, चांदी कितनी शुद्ध होगी, और नकली सिक्का बनाने वाले को क्या सजा मिलेगी। उन्होंने एक कंफ्यूज्ड सिस्टम को एक पावरफुल एम्पायर की एक करेंसी बना दिया। यही था उनका जीनियस, स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन इस सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम थी। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो रामू काका को दूसरे शहर जाना है कुछ खरीदने के लिए। उनके पास वैल्यू है सोने के रूप में, पर अब प्रॉब्लम यह है कि उन्हें वो सोना साथ उठाकर जाना पड़ेगा। भारी भी है और रास्ते में चोरी का डर भी है, और पूरे सफर में अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। अब सोचो व्यापारियों को भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आती थी। दिल्ली से मुंबई 50 किलो सोना कोई कैसे उठा के जाएगा। तो दुनिया ने एक और जुगाड़ ढूंढा और यही से पैसा ट्रूली मैजिक बन गया।
करीब 1000 साल पहले चाइना की सोंग डायनेस्टी में भी लोग इसी चैलेंज का सामना कर रहे थे। उन्हें भी बड़ी पेमेंट्स और ट्रेड के दौरान इन सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी होती थी। तो उन्होंने एक स्मार्ट जुगाड़ निकाला। मान लो तुम्हारे पास 100 सोने के सिक्के हैं, तुम उन्हें एक सुरक्षित जगह पर जमा कर देते हो, जिसे आज हम बैंक जैसा समझ सकते हैं, और बदले में तुम्हें एक रिसीट मिलती है, एक साधारण कागज जिस पर लिखा होता है। इस कागज के मालिक के पास 100 सोने के सिक्के जमा है। अब तुम्हें हर जगह सोना लेकर घूमने की जरूरत नहीं, बस वह कागज साथ ले जाओ। और क्योंकि लोगों को पता है कि उस कागज के पीछे असली वैल्यू रखी हुई है और जरूरत पड़ने पर उसे असली सिक्कों में बदला जा सकता है, इसलिए लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे। भारत में भी बाद में पेपर नोट्स आए। हालांकि भारत का सिस्टम थोड़ा अलग था। यहाँ नोट्स के पीछे सोने की जगह चांदी की वैल्यू होती थी, लेकिन प्रिंसिपल वही था, एक कागज जो किसी रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, और उसके पीछे था ट्रस्ट। फिर लोगों ने एक दिलचस्प चीज नोटिस की, बहुत कम लोग वापस जाकर अपने सिक्के या कीमती धातु मांगते थे। ज्यादातर लोग सीधे वही कागज इस्तेमाल करने लगे, शॉपिंग के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। और देखते ही देखते लोग सोने और चांदी से ज्यादा उस कागज पर भरोसा करने लगे। अब पैसा सिर्फ धातु नहीं रहा, पैसा एक प्रॉमिस बन गया कि जरूरत पड़ने पर इस कागज को असली वैल्यू में बदला जा सकता है। लेकिन फिर एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर लोग कागज पर ही भरोसा करते हैं तो क्या सच में उसके पीछे सोना या चांदी रखना जरूरी है? और इसी सवाल ने जन्म दिया मॉडर्न मनी को। अब तक पैसा कई रूप बदल चुका था, पहले सोना और चांदी, फिर पेपर रिसीप्ट्स। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, हर नोट के पीछे कोई ना कोई रियल एसेट होता था, या तो सोना या चांदी। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई नोट है तो उसके बदले में तुम्हें असली वैल्यू मिल सकती थी। फिर आया 1944, दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, हर देश की अपनी करेंसी थी, हर करेंसी की अलग वैल्यू थी। इंटरनेशनल ट्रेड करना मुश्किल था, किस करेंसी पर भरोसा किया जाए, किस रेट पर एक्सचेंज किया जाए। दुनिया को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिस पर सभी देश भरोसा कर सके। तब हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, एक बड़ी डील। दुनिया की ज्यादातर करेंसीज को डॉलर से जोड़ दिया गया और डॉलर को गोल्ड से। अमेरिका ने कहा अगर तुम्हारे पास डॉलर हैं तो तुम उन्हें गोल्ड में बदल सकते हो, और साथ ही अमेरिका यह भी कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादातर डॉलर में किया जाए, क्योंकि हर देश की अपनी करेंसी थी, हर करेंसी की अलग वैल्यू थी, एक्सचेंज रेट्स का कंफ्यूजन था और ग्लोबल ट्रेड में काफी केओस था। इसीलिए दुनिया को एक कॉमन स्टैंडर्ड की जरूरत थी। डॉलर उस स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल होने लगा, और क्योंकि डॉलर के पीछे गोल्ड की बैकिंग थी, ज्यादातर देश इस सिस्टम को मानने के लिए तैयार हो गए। सिस्टम सिंपल था, स्टेबल था, और पूरी दुनिया ने उस पर भरोसा किया। लेकिन फिर अमेरिका वियतनाम वॉर में फंस गया, खर्च बढ़ता गया और अमेरिका ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स छापता गया। प्रॉब्लम ये थी कि जितने डॉलर्स मार्केट में आ रहे थे उनके पीछे उतना गोल्ड नहीं था। दुनिया को शक होने लगा। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने अमेरिका से कहा हमारे डॉलर्स वापस लो और हमें गोल्ड दे दो। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स तेजी से घटने लगे, और फिर 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। बस यहीं से खेल बदल गया। पहली बार दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी के पीछे कोई गोल्ड नहीं था, कोई सिल्वर नहीं था। फिर भी लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका पर ट्रस्ट था, और यहीं से मॉडर्न मनी का असली रूप शुरू हुआ। आज अगर तुम्हारे हाथ में 500 रुपए का नोट है तो तुम आरबीआई जाकर उसके बदले सोना नहीं मांग सकते, चांदी भी नहीं। फिर भी तुम उससे खाना खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, पेट्रोल भरवा सकते हो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि सामने वाला भी इस नोट को एक्सेप्ट करेगा, और उसे भरोसा है कि अगला इंसान भी इस नोट को एक्सेप्ट करेगा। पूरी इकोनॉमी इसी चेन ऑफ ट्रस्ट पर चलती है। याद है 2016 की डीमोनेटाइजेशन? एक रात में सरकार ने कहा कि पुराने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स अब लीगल टेंडर नहीं हैं। नोट वही थे, कागज वही था, इंक वही थी, लेकिन उनकी वैल्यू खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पैसा कागज नहीं होता, पैसा ट्रस्ट होता है, और जब ट्रस्ट हट जाता है तो पैसा सिर्फ कागज बनकर रह जाता है। इसी सिस्टम को फिएट मनी कहते हैं। फिएट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हुक्म से या लेट इट बी डन, यानी सरकार कहती है कि ये पैसा है इसलिए ये पैसा है। तो आज तुम्हारे वॉलेट में जो पैसा रखा है उसकी सबसे बड़ी बैकिंग सोना नहीं है, चांदी नहीं है, बल्कि हम सबका कलेक्टिव ट्रस्ट है। तो चलो वापस चलते हैं रामू काका के पास। उनके हाथ में 200 रुपए का एक नोट है। अब हम जानते हैं कि वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसा एक अग्रीमेंट है, एक इनविजिबल अग्रीमेंट, तुम्हारे और मेरे बीच, दुकानदार और कस्टमर के बीच, बैंक्स और गवर्नमेंट्स के बीच, और पूरी सोसाइटी के बीच। इसी एग्रीमेंट की वजह से एक आम सा कागज खाना बन जाता है, कपड़े बन जाता है, घर बन जाता है, और कभी कभी किसी इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत बन जाता है। और शायद यही पैसे की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। हम सोचते हैं कि पैसा हमारी दुनिया चलाता है, लेकिन सच ये है कि पैसा खुद एक चीज पर चलता है, ट्रस्ट। और शायद इसीलिए पैसा इंसान की सबसे पावरफुल इन्वेंशंस में से एक है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या पैसा हमेशा ऐसा ही रहेगा? हिस्ट्री देखो, कौड़ी गई, सोने के सिक्के गए, गोल्ड स्टैंडर्ड गया, और दुनिया की लगभग हर करेंसी कभी ना कभी फेल हुई है। तो फिर क्या आज का पैसा भी एक दिन बेकार हो सकता है? शायद। लेकिन एक बात पक्की है, पैसा इवॉल्व होता रहा है और करता रहेगा। शायद फ्यूचर में फिर से गोल्ड या सिल्वर आए, शायद कोई डिजिटल करेंसी दुनिया का स्टैंडर्ड बन जाए, या शायद कुछ ऐसा जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। पैसा तब तक पावरफुल है जब तक लोग उसे पावरफुल मानते हैं, और जब तक गवर्नमेंट्स अपने वादे निभाती हैं।
और एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर पैसा सच में सिर्फ ट्रस्ट है, अगर आज का पूरा मॉनेटरी सिस्टम सिर्फ भरोसे पर चल रहा है, तो फिर एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, आखिर क्यों दुनिया के लगभग हर देश के सेंट्रल बैंक्स आज भी सोना खरीद रहे हैं? आखिर क्यों गवर्नमेंट्स अपने गोल्ड रिजर्व्स को इतनी सावधानी से प्रिजर्व करती हैं? आखिर क्यों भारत समेत कई देश हर साल अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाते रहते हैं? और अगर गोल्ड अब सिर्फ एक मेटल है, तो फिर उसे बेच क्यों नहीं देते? आखिर क्यों हमारे दादा दादी और उनसे पहले की पीढ़ियां पैसा आते ही सोना और चांदी खरीद लेती थीं? क्या यह सिर्फ एक आदत थी, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता था जो हम धीरे धीरे भूल चुके हैं?